सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, दिस इज प्राची। तो आज की कहानी में ना खुलने वाला है एक ऐसा सुपर नेचुरल मिस्ट्री जहाँ रिवेंज, मिस्टीरियस पावर और 27 साल पुराना एक भयानक और खतरनाक सीक्रेट आपस में जुड़ने वाला है। स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाद में तुम भूल जाओगे ना, इसलिए अभी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस का आप लुत्फ उठा सको। कहानी की शुरुआत एक लाइव इंटरव्यू से होती है। कैमरे के सामने एक मशहूर साइंटिस्ट अपनी नई रिसर्च के बारे में बता रहे होते हैं। उनका दावा था कि फ्यूचर में बेकार समझे जाने वाले बायोलॉजिकल वेस्ट से भी एनर्जी बनाई जा सकती है और अगर इस टेक्नोलॉजी को सही सपोर्ट मिले ना तो ये पूरी तरह से दुनिया को बदल सकती है। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी स्टूडियो में अचानक से धुएं जैसी ये एक मिस्टीरियस चीज फैलने लग जाती है। शुरुआत में तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन नेक्स्ट पल ही ना धुआं साइंटिस्ट के बेहद करीब पहुंच जाता है। कुछ ही सेकंड में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान हुई इस घटना से पूरे स्टूडियो में अफरा तफरी मच चुकी थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर मौत हुई तो हुई कैसे। तो फिर केस की इन्वेस्टिगेशन काफी एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर जिसका नाम किम है उसे और उसकी टीम को दी जाती है और क्राइम सीन पर पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं था, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश की शुरुआत है। क्योंकि पूरी घटना ना लाइव दिखाई गई थी, इसलिए उसका वीडियो पूरे शहर में फैल चुका था। लेकिन फुटेज बार बार देखने के बाद भी मौत की असली वजह किसी को समझ में नहीं आती है और किम रिपोर्टर सोमी से पूछताछ करता है जिसने साइंटिस्ट का इंटरव्यू लिया था। सोमी बताती है कि इंटरव्यू शुरू होने तक तो साइंटिस्ट पूरी तरह से नॉर्मल था और उसके बिहेवियर में डर या घबराहट जैसी कोई भी बात नहीं थी। और इसी बीच सोमी के नाम एक मिस्टीरियस पार्सल भी आता है। दोस्तों, सबको शक होता है कि कहीं किसी नए अटैक की शुरुआत तो नहीं है, लेकिन बॉक्स खोलने पर ना अंदर कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ ढक्कन के नीचे एक QR कोड छिपा हुआ होता है। फिर QR स्कैन करते ही एक रिकॉर्डेड वीडियो सामने आता है जिसमें एक मिस्टीरियस व्यक्ति ना साइंटिस्ट की हत्या की जिम्मेदारी खुद लेता है। बोलता है कि ये मर्डर बहुत साल पुराने बदले की शुरुआत है और जल्द ही वो दुनिया के सामने अपना मकसद बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। स्टार्टिंग में तो लोगों को ये मजाक लग रहा होता है, लेकिन वीडियो की टाइमिंग चेक करने पर मालूम चलता है कि उसे मर्डर होने से पहले अपलोड किया गया था और अब पुलिस भी समझ जाती है कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर होने वाला है। तो वीडियो मीडिया तक पहुंचते ही पूरा शहर हड़कंप में आ जाता है। नेक्स्ट डे ही फिर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है और अभी तक अपराधी की पहचान का कोई सुराग ही नहीं मिला था। लेकिन शुरुआती इन्वेस्टिगेशन बताती है कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि किसी बड़े बायोलॉजिकल अटैक की शुरुआत भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नर लोगों से तय की गई जगह से दूर रहने की अपील कर रहा होता है, लेकिन वार्निंग के बावजूद भी वहाँ पर मीडिया, पुलिस और आम लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। जिस जगह पर किलर के आने की बात की गई थी वहाँ एक छोटा होटल होता है। सभी को लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वही होगी, लेकिन भाई हाकिम को ना पूरा यकीन होता है कि इतना चालाक अपराधी इतनी आसानी से खुद को सामने नहीं लेकर आएगा। और इसी दौरान ना सोमी की मुलाकात वहाँ एक बुजुर्ग दुकानदार से हो जाती है। बातचीत में मालूम चलता है कि कई साल पहले यहाँ काफी बदलाव हुए थे और यही बात उसके दिमाग में शक पैदा करती है। वो पुरानी रिकॉर्ड चेक करती है और मालूम चलता है कि इसी नाम का एक दूसरा होटल भी था जो कि अब वीरान पड़ा हुआ है। सोमी तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। उसकी आशंका सच साबित होती है। वो मिस्टीरियस पर्सन वही उसका इंतजार कर रहा था। मौका गवाए बिना ही सुमी तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर देती है और वो उससे उसका नाम और साइंटिस्ट की हत्या की रीजन पूछती है। वो आदमी कहता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दर्द, अन्याय और बर्बादी आई है। साइंटिस्ट की मौत कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि कई साल पुराने हिसाब का नतीजा था। जब उससे उस पुराने मामले के बारे में पूछा जाता है ना तो वो पहली बार व्हाइट सेंटर का नाम लेता है। वो कहता है कि दुनिया भले ही व्हाइट सेंटर को भूल चुकी हो, लेकिन फिर भी उसने ना वहाँ पे हुए जितने भी अत्याचार थे उन्हें कभी भी नहीं भूला और वो अब उन सभी लोगों को सजा देगा जिन्हें वो उन अपराधों का जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल मानता है। पूरा शहर ये लाइव इंटरव्यू देख रहा होता है। जैसे ही पुलिस को उसकी लोकेशन मिलती है ना तो किम अपनी टीम के साथ में वहाँ पे पहुंच जाता है। होटल से बाहर निकलते समय सोमी फिर आखिरी बार उसका नाम पूछती है। वो मुस्कुराकर कहता है कि अब दुनिया मुझे मेरे असली नाम से नहीं बल्कि ह्यूमन वेपर के नाम से याद रखेगी। और इतना कहते ही ना पूरा शरीर धुएं में बदलने लग जाता है। और दोस्तों,
ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस था और अगले ही पल जोरदार ब्लास्ट जैसा असर होता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग भाग रहे होते हैं और पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन ह्यूमन वेपन साधारण इंसान तो था ही नहीं, जैसे कि हमें पता ही है। वो धुएं जैसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी घेरा तोड़कर भाग जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि वो किसी को मारता नहीं है, सिर्फ घायल करता है, जैसे कि उसका मकसद ना दहशत फैलाना हो, अंधाधुंध हत्या करना नहीं। तो किम उसे रोकने के लिए कई गोली भी चलाता है, लेकिन किसी भी बुलेट का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। कुछ ही सेकंड में ह्यूमन वेपर अंडरग्राउंड रास्तों से सबकी आंखों के सामने ही गायब हो जाता है। तो पुलिस को वहाँ सिर्फ उसका छोड़ा हुआ कोट ही मिलता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन का पहला बड़ा सबूत बन जाता है। तो किम को भी पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि उसका सामना किसी साधारण क्रिमिनल से नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमय ताकत से है जिसे साइंस भी अभी तक नहीं समझ पाई है। देखते ही देखते कहानी एक नए आदमी की तरफ बढ़ती है दोस्तों, जो बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी अतीत की बोझ तले दबा हुआ होता है। टीवी पर जैसे ही ह्यूमन वेपर अपनी मैसेज में व्हाइट सेंटर का नाम लेता है ना, उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। साफ महसूस होता है कि ये नाम उसके अतीत का ऐसा राज है जिसे वो सालों से छुपा रहा है। धीरे धीरे उसकी पुरानी यादें सामने आने लग जाती हैं। साथ ही मालूम चलता है कि एक बार उसने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिटाने की कोशिश की थी जिन्हें हमेशा के लिए दुनिया से छुपाना चाहता था। यही यादों के साथ ना एक मासूम बच्चे की दर्दनाक तस्वीर बार बार उसके दिमाग में लौटती रहती है, यानी कि वो आज भी उस हादसे के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि रात में नींद के टाइम पर अनजाने में चलने लग जाता है और एक रात ना वो सीधे ही पानी में ही उतर आता है। लेकिन समय रहते एक लेडी उसकी जान बचा लेती है। बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था चलाता है। वहाँ रहने वाला एक छोटा लड़का उसके सबसे करीब है, यानी इसके दिल के काफी करीब है, जिसे कि वो अपनी बेटी की तरह मानता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस लगातार ह्यूमन वेपर की तलाश में लगी रहती है। सुमी से फिर पूछताछ की जाती है कि उसे पुराने होटल का पता आखिर कैसे मिला, लेकिन उसके जवाबों से कोई नया सुराग नहीं मिलता है और जांच के बाद उसका फोन वापस कर दिया जाता है। यहाँ पर किम भी सोमी से मिलता है और उसे इस केस से दूर रहने की सलाह देता है। दोनों की बातचीत से साफ था कि उनके बीच सिर्फ प्रोफेशनल नहीं दोस्तों, बल्कि पुराना पर्सनल कनेक्शन भी है और इसलिए ना किम उसकी सेफ्टी को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित होता है। और उधर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ह्यूमन वेपर का छोड़ा हुआ कोड दोबारा से चेक किया जाता है। शुरुआत में तो कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन बाद में किम की नजर उस पर बने हुए एक छोटे निशान और कुछ असामान्य बातों पर जाती है। जहाँ पहले तो उसे शक होता है कि ह्यूमन वेपर का अगला टारगेट कोई खतरनाक गैंग हो सकता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि पहले वीडियो और होटल में हुई मुलाकात के दौरान ह्यूमन वेपर के कपड़ों में एक छोटा सा बदलाव था। तो फिर उसी फर्क को जोड़ करना किम समझ जाता है कि किलर अपने अगले टारगेट का हिंट पहले ही छोड़ चुका है। तो पुलिस समय रहते ही उस रहस्य को समझने की कोशिश में जुट जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी और उसकी टीम व्हाइट सेंटर के बारे में इंटरनेट पर जानकारी जो ढूंढ रही होती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जहाँ पर तभी उन्हें 1 साल पुराना लेटर मिल जाता है जिसे एक जर्नलिस्ट ने लिखा था। यही लेटर उन्हें उस सच्चाई के करीब लेकर जाता है। जर्नलिस्ट बताता है कि कई साल पहले एक बड़े इंटरनेशनल इवेंट के दौरान एक रहस्यमयी मेट्योर गिरा था, लेकिन उस घटना को न जानबूझकर दुनिया से छुपा दिया गया था। जांच करने वाले अधिकारियों ने लोगों को पूरी सच्चाई कभी बताई ही नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी दोस्तों कि उस मामले से वही साइंटिस्ट जुड़े हुए थे जिनका स्टोरी की शुरुआत में ना मर्डर हुआ था। तो अब किम और सोमी समझ आते हैं कि ह्यूमन वेपन का बदला किसी पागलपन का नतीजा नहीं है, बल्कि कई साल पुराने अपराधों से जुड़ा हुआ है। जांच और आगे बढ़ती है तो व्हाइट सेंटर का असली सच सामने आता है कि उस मेट्योर से बेहद खतरनाक केमिकल निकल रहे थे। बस उसके मलबे को संभालने की जिम्मेदारी ना एक ऐसी संस्था को दी गई थी जिसे दुनिया सिर्फ एक अनाथ आश्रम समझती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वहाँ बेसहारा बच्चों से बेहद खतरनाक काम करवाए जाते थे। उनके ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे जिन्होंने उनकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी थी। जहाँ एक जर्नलिस्ट ने बहुत बार उस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की थी, लोगों के सामने लाना चाहा, लेकिन उसी समय इंटरनेशनल इवेंट चल रहा था। सरकार और बड़े अधिकारियों ने बदनामी की डर से न पूरा का पूरा मामला ही दबा दिया था, सारी फाइल छुपा दी थी और दुनिया को कभी सच्चाई ही नहीं बताई गई। तो बातचीत के दौरान जर्नलिस्ट सोमी को एक पुरानी फोटो दिखाता है जिसमें व्हाइट सेंटर का एक पुराना डायरेक्टर दिखाई देता है। वो बताता है कि इवेंट खत्म होने के बाद वो अचानक से गायब हो गया था, लेकिन शायद आज भी वो जिंदा है। लेकिन भाई उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए ना वो काफी सारे पैसे की डिमांड भी करता है। और वहीं दूसरी तरफ
वही आदमी जो अब बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था चला रहा था ना, अपने अतीत से आज भी पीछा नहीं छुड़ा पाया था। उसे बार बार एक ट्रक याद आता है जिसमें बहुत से मासूम बच्चे बुरी तरह से झुलसे हुए पड़े हुए थे। वो सच दुनिया को बताना चाहता था, लेकिन जानता था कि ऐसा करते ही उसकी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ किम को शक होता है कि ह्यूमन वेपन का अगला टारगेट एक खतरनाक गैंग हो सकता है, इसलिए ना वो अपनी टीम के साथ में उस गैंग पर नजर रखना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सोमी उस आदमी का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढ लेती है। वो उसे फोन करके व्हाइट सेंटर के बारे में पूछती है, लेकिन वो हर बात से इनकार कर देता है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। यहाँ सोमी उसे याद दिलाती है कि ह्यूमन वेपर उन सभी लोगों को निशाना बना रहा है जिनका व्हाइट सेंटर से कभी कोई न कोई संबंध रहा था, और वो खुद को वही रिपोर्टर बता दिए जिसने कि पहले मर्डर अपनी आंखों से होते हुए देखा था, और उसे भरोसा भी दिलाती है कि अगर वो सच बताएगा तो पूरी दुनिया तक उसे पहुंचाएगी। जैसे ही फोन कटता है, वो आदमी काफी देर तक सोचता है कि आखिरकार वो फैसला कर ही लेता है कि अब वो और चुप नहीं रहेगा। चाहो फिर वो एक सालों पुरानी सीक्रेट फाइल निकालता है। उसमें व्हाइट सेंटर के ऐसे सबूत होते हैं दोस्तों जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और उन डॉक्यूमेंट में ना मासूम बच्चों पर बहुत सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उसकी फोटोज और रिकॉर्ड्स मौजूद थे जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, लेकिन तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फोटो में वही लड़का होता है जिसे आज पूरी दुनिया ह्यूमन वेपर के नाम से जानती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो खुद सोमी को फोन करता है, बोलता है कि वो सारी सच्चाई छुपा कर नहीं रखना चाहता है। उसके पास मौजूद फाइल उन सभी अपराधों का सबसे बड़ा सबूत है जिसे कि वो सोमी को सौंपना चाहता है। दोनों तय किए गए जगह पर मिलने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ किम भी एक गैंग का पीछा कर रहा होता है, जबकि सोमी अपने साथी के साथ में मीटिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। फिर कैफे में पहुंचते ही उसे महसूस होता है कि कुछ लोग लगातार उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। जैसे उसे डेंजर फील होता है ना, वो तुरंत ही वहां से निकल जाती है, लेकिन कुछ मिस्टीरियस लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जान बचाने के लिए दोनों पार्किंग एरिया की तरफ भागते हैं जहाँ पहले से जाल बिछा हुआ था। तो कुछ ही सेकंड में कई हमलावर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनका मकसद सोमी के पास मौजूद सीक्रेट फाइल हासिल करना था। जब उन्हें फाइल नहीं मिलती है तभी सही टाइम पर किम वहां पर पहुंच जाता है। सबसे भिड़ जाता है और काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद सोमी को फाइनली वो सेफली वहां से बाहर निकाल लेता है, सबको मार पीट कर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये था दोस्तों कि आखिर उन लोगों को सीक्रेट फाइल के बारे में पहले से कैसे पता था। सोमी को तुरंत फील होता है कि जिस आदमी से वो मिलने के लिए गई हुई तरह उसकी जान भी अब खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ वही आदमी फाइल लेकर मीटिंग पॉइंट की ओर जा रहा होता है। रास्ते में वो एक घायल व्यक्ति की हेल्प करने के लिए रुक जाता है। उसी समय सोमी का फोन आता है। वो उसे सावधान रहने के लिए बोलती है, साथ ही बताती है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए उसके ऊपर हमला हुआ है, यानी कि उसकी जान भी खतरे में है। वो शांत आवाज में कहता है कि उसे अपनी मौत का डर नहीं है, उसे सिर्फ इस बात का पछतावा है कि उसने इतने सालों तक इतना भयानक सच दुनिया से छुपा कर रखा था। साथ ही बोलता है कि व्हाइट सेंटर सिर्फ एक संस्था नहीं थी, बल्कि मासूम बच्चों पर बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने की जगह थी, जिसके पीछे एक बहुत ज्यादा ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और उसके सारे सबूत उसी फाइल में मौजूद है। लेकिन वो पूरी बात पता ना उससे पहले ही एक हमलावर अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। फटाफट से हमलावर सीक्रेट फाइल लेकर फरार हो जाता है। यानी कि अब सिर्फ एक अहम गवाही नहीं मारा था, यहाँ पे सालों पुराना राज खोलने वाली सबसे बड़ी फाइल भी गलत हाथों में पहुंच जाती है और यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेकिन क्राइम सीन से ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिलता जिससे कि सीधे अपराधियों तक पहुंचा जा सके। लेकिन फिर भी सीसीटीवी फुटेज से ना एक मिस्टीरियस आदमी का सुराग मिलता है जो कि काफी ज्यादा चालाक था और अपने हर निशान को मिटाता चला जा रहा था। जल्दी पता चलता है कि वो फाइल अपने पास रखने की बजाय उसका सौदा करना चाहता था। उसकी बातचीत से साफ हो जाता है कि उस फाइल की कीमत ना करोड़ों डॉलर भी हो सकती है। तो अब मामला सिर्फ मर्डर का नहीं रह जाता, बल्कि पावर, ब्लैकमेल और करोड़ों की डील का बन जाता है। और पुलिस का दबाव पड़ने पर वो एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। वहां पहले वो फाइल का पूरा डेटा सुरक्षित करता है, साथ ही सारे के सारे असली डॉक्यूमेंट्स भी चला देता है ताकि अगर वो पकड़ा भी जाए ना तो वो डॉक्यूमेंट्स किसी और को सबूत के तौर पर ना मिल जाएं। लेकिन यहाँ ना कहानी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेती है। एक पुलिस ऑफिसर
जिसके ऊपर अब तक किसी ने शक ही नहीं किया था। वो मिस्टीरियस तरीके से उस आदमी से मिलता है। उनकी बातचीत से साफ हो जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई इस साजिश में शामिल हो सकता है। बस तो कुछ देर बाद ही ना उस इंसान की मौत हो जाती है और पूरे मामले को सेल्फ डिफेंस बताकर बंद करने की कोशिश भी की जाती है। जैसे कि वहाँ पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सीक्रेट फाइल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और सबसे बड़ा गवाह भी मर चुका था। तो इन्वेस्टिगेशन फिर से वहीं पर आकर रुक जाती है जहाँ से इन लोगों ने स्टार्ट किया था। यहाँ पर सोमी भी लगातार सोच में पड़ी हुई थी कि उसके हर कदम की जानकारी आखिरकार अपराधियों तक कैसे पहुंच रही थी। उसका साथी उसके फोन की जांच करता है और एक चौंकाने वाले सच सामने आता है दोस्तों। फोन में छुपा हुआ ना एक स्पाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था जो कि उसकी कॉल्स, मैसेजेस और लोकेशन की लगातार निगरानी कर रहा था। यानी दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन के बेहद करीब तक पहुंच चुका था। सोमी फटाक से ये बात किम को बता दिया, लेकिन बिना ठोस सबूत के किम इस बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाता। फिर भी दोनों समझ जाते हैं कि ये मामला जितना दिखाई दे रहा है ना उससे कई ज्यादा बड़ा, खतरनाक और गहरा है। तब ह्यूमन वेपर तक पहुंचने से पहले ना उन्हें उस ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश करना होगा जिसने सालों पहले व्हाइट सेंट्रल की सच्चाई दुनिया से छुपा कर रखी थी। तो वही पूछताछ में पता चलता है कि कुछ लोग सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे थे। उन्हें पूरी योजना और पूरे नेटवर्क की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। यानी कि असली मास्टरमाइंड अब भी पर्दे के पीछे रहकर सारी चालें चल रहा था। जहाँ फिर इसी बीच ह्यूमन वेपर अपनी असली योजना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस ने पहले ही अंदाजा लगा चुकी थी कि उसका अगला निशाना एक खतरनाक गैंग हो सकता है और जल्द ही यही शख्स सही साबित होने लगता है। लेकिन जिस समय किम की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं होता। जिन लोगों तक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी थी वो अब अपनी जान बचाकर भागना चाहते हैं, लेकिन ह्यूमन वेपर इन्हें इतनी आसानी से जाने थोड़ी ना देता। उसका मकसद तो उन सभी लोगों तक पहुँचना है जिन्हें वो अपने पुराने दर्द और अन्याय का जिम्मेदार मानता है। दोनों फिर पूरी ताकत से भागते हैं, लेकिन ह्यूमन वेपर लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। जहाँ कुछ समय तक वो उससे बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर आखिरकार ना एक खतरनाक एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो जाती है। इससे साफ हो जाता है कि ह्यूमन वेपर अपने मिशन से पीछे हटने वाला नहीं है और अपने हर टारगेट तक पहुँच सकता है। सौम्य भी यहाँ पर घटनाओं का पीछा करते हुए सही समय पर पहुंच जाती है। वो क्राइम सीन को ध्यान से देखती है और साथ ही सबूत भी जुटाने की कोशिश करती है। इसी दौरान ना उसे एक ऐसा डिजिटल क्लू मिलता है जो कि अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था और जिससे कि फिर उसे यही लगता है कि इसमें सालों पुराने रहस्य की कोई ना कोई अहम कड़ी तो जरूर छुपी है। इसलिए वो उसे सेफली अपने साथ में ले जाती है। यहाँ पुलिस के लिए ये एक बड़ी परेशानी थी क्योंकि हर नई घटना के बाद उन्हें लगने लग जाता है कि अब वो ह्यूमन वेपन के करीब पहुंच गया, लेकिन नेक्स्ट पल ही कोई नया ट्विस्ट सामने आ जाता है। फिर कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ पहुंच जाती है, लेकिन वही तब तक अपराधी गायब हो चुका था और ज्यादातर सबूत भी खत्म हो चुके थे। और इसी बीच कहानी एक नए ट्रैक पर जाती है दोस्तों। हमें दो भाई बहन मिलते हैं जो कि एक छोटे से ऑनलाइन चैनल पर लाइव स्ट्रीम करते हैं। उनके चैनल पर अभी बहुत ही कम व्यूज आते हैं, लेकिन दोनों लगातार मेहनत कर रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ व्यू का खेल नहीं था बल्कि एक सपना है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो पहली नजर में ही इनका मेन स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं दिखता है, लेकिन आगे चलकर यही दोनों एक बड़े रहस्य का हिस्सा बनने वाले हैं, तो इन्हें याद जरूर रखिएगा। दोनों अपने चैनल को ना बेहतर बनाने के लिए पैसा जमा कर रहे थे ताकि नया कैमरा खरीद सके, लेकिन एक अचानक दिए गए फैसले के कारण वही पैसे वो किसी और काम में खर्च कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन जल्द ही यही फैसला उनकी जिंदगी बदल देता है। नई रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखने पर उन्हें एक मिस्टीरियस आकृति दिखाई देती है जिसे बाकी लोगों ने नोटिस ही नहीं किया था दोस्तों। वीडियो की बैकग्राउंड में मौजूद एक सुनसान बिल्डिंग उन्हें सस्पिशियस लग रही होती है। दोनों को शक होता है कि शायद यही जगह उस मिस्टीरियस हमलावर से जुड़ी हुई है जिसकी तलाश ना पूरे शहर को है, और वो अपनी खोज का जिक्र अपने चैनल पर भी कर देते हैं। कुछ समय बाद एक अननोन पर्सन उनसे कांटेक्ट करता है। वो उनकी रिसर्च में इंटरेस्ट दिखाता है और बदले में काफी बड़ी रकम देने का ऑफर भी देता है, और इतनी बड़ी रकम तो उनके लिए सपने जैसी थी। इसलिए ना वो इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला कर लेते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने पर वो उस मिस्टीरियस व्यक्ति तक पहुंचते हैं जिसने पहले इस इलाके में शूटिंग की थी, और वो बता रहा होता है कि वहाँ पहले भी कई स्ट्रेंज घटनाएं देखी गई हैं। शुरुआत में लोगों ने ना उन्हें कैमरे का भ्रम माना है, लेकिन फिर रिकॉर्डिंग दोबारा देखने पर मालूम चलता है कि वहाँ सच में कोई अननोन प्रेजेंस थी।
वेल तो ये इन्फॉर्मेशन उन्हें उस सुनसान बिल्डिंग तक पहुंचाती है। बाहर से जगह पूरी तरह उजड़ी हुई लगती है, लेकिन अंदर का माहौल कुछ अलग ही होता है। उन्हें ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे लगता है कि यह जगह लंबे समय से किसी सीक्रेट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो रही थी। वेल तो तलाश करते हुए ना उन्हें नीचे जाने का एक हिडन रास्ता भी मिल जाता है और अंडरग्राउंड हिस्से में पहुंचकर दोनों एक ऐसा सीन देखते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वहाँ पर ना एक मिस्टीरियस आकृति बिल्कुल निर्जीव खड़ी हुई होती है, जैसे कि किसी स्टैचू की तरह बहुत टाइम से यहाँ पर समय में जमी हुई हो। वेल तो अंडरग्राउंड रूम में उस आकृति को देखकर दोनों ही कुछ पल के लिए ना एकदम चुप हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि सामने खड़ी चीज इंसान है या किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा। दोनों फिर तुरंत ही किसी को इसकी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी माहौल बदलने लग जाता है और एक पुराना टेलीफोन बजता है। उसके बाद ना म्यूजिक सुनाई देने लग जाता है। उसी टाइम पर देखते ही देखते उस निर्जीव आकृति में ना धीरे धीरे जान पड़ने लग जाती है। दोनों छिप कर सब कुछ देख रहे होते समझ आते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी तय प्रोसेस का हिस्सा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट है। जिसके बाद वो मिस्टीरियस इंसान जैसे कि किसी इनविजिबल आदेश का पालन करता हुआ वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। वेल तो अब दोनों के मन में बड़ा सवाल उठता है कि क्या वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है या कोई तो है जो दूर बैठे उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है। यहाँ उन्हें ये पता लगता है कि अगर उस अननोन कंट्रोलर की पहचान हो जाए तो पूरे रहस्य की सबसे अहम कड़ी मिल सकती है, और इसलिए ना वो वहाँ से जाने की बजाय निगरानी करने का फैसला करते हैं। तो कुछ टाइम बाद ही वो रहस्यमय व्यक्ति वापस आता है और फिर उसी तरह शांत खड़ा हो जाता है। दोनों मौका देखकर वहाँ पर एक छोटा सा कैमरा छुपा देते हैं ताकि अगली बार होने पर हर एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा सके। लेकिन फिर उसी टाइम पर उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। दोनों समझ आते हैं कि एक छोटी सी गलती उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन को शायद बर्बाद भी कर सकती है। जल्दी से ना अपना कैमरा सेट करते हैं और पास की एक डोर के पीछे जाकर छुप जाते हैं, जहाँ उनके मन में सिर्फ यही सवाल चल रहा होता है कि शायद वो असली व्यक्ति सबके सामने आने वाला है, वो जो कि इतने टाइम से परछाइयों में रहकर पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है। और अगर आज उसकी पहचान हो गई फिर तो भी सारे के सारे रहस्य ना एक साथ ही खुल जाएंगे और सारा पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से फोन बज उठता है। दोनों को लग रहा होता है कि शायद उनकी मौजूदगी का पता चल गया है, लेकिन सामने आने वाला चेहरा ना उनकी उम्मीद से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। दोस्तों यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सोमी खड़ी होती है। दरअसल उसने मिले हुए क्लूज को छोड़कर इस सीक्रेट लोकेशन का पता जो लगा लिया था और सीधे यहाँ पर पहुंच गई थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में लौटने से पहले कहानी हमें 27 साल पहले की दिखाई जाती है। व्हाइट सेंटर के अंदर बहुत सारे मजदूरों से उनकी मर्जी के खिलाफ काम करवाया जा रहा था और यही हमारी मुलाकात एक छोटी बच्ची से होती है जिसकी दोस्ती वहाँ रहने वाली दूसरी लड़की से थी। और फिर एक दिन ना कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो बता रहे होते हैं कि इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट की तरफ से क्लीनिंग का काम आया है और इसके बदले 4 गुना मजदूरी मिलेगी और ज्यादा पैसों की उम्मीद में बहुत सारे मजदूर ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। मजदूरों को ट्रक में भरकर वापस लेकर आया जाता है। जब ट्रक व्हाइट सेंटर पहुंचता है तो बाटा उन्हें देखकर काफी घबरा जाता है और उन्हें वापस लेने से मना ही कर देता है। जहाँ पर फिर तभी एक छोटी सी बच्ची ट्रक के पास में पहुंचकर एक लेडी को आवाज देने लगते हैं। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता ना तो वो ट्रक के अंदर ही चली जाती है और अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि दोस्तों सारे के सारे मजदूर मर चुके थे और उनके शरीर ना बहुत ही बुरी तरह से झुलसे हुए थे। वेल तो बच्ची काफी ज्यादा डरी हुई थी कि चुपचाप ट्रक में ही छुप जाती है। मौका मिलते ही वहां से भाग जाती है और भटकते भटकते एक छोटे से होटल तक पहुंचती है। यही उसकी मुलाकात रैन से होती है। रैन उसे भरोसा दिलाता है कि यहाँ पर वो बिल्कुल सेफ है, उसे खाना खिलाता है और उसकी हेल्प करता है। जहाँ उसी दौरान रेडियो पर उसका फेवरेट सॉन्ग भी बजने लग जाता है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि यही गाना आगे चलकर उसकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी अहम कड़ी बनने वाली है। वेल तो जब रैन उसका नाम पूछता है तो बच्ची धीरे से कहती है कि मेरा नाम सोमी है। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। सोमी अहम फाइल जोधा को सौंप देती है। वो बताती है कि इसमें ना व्हाइट सेंटर से जुड़े हुए लगभग सारे के सारे दोषियों के नाम दर्ज हैं और साथ ही एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र है जो कि पर्दे के पीछे से सारा का सारा नेटवर्क चला रही है और अभी छुपी हुई है। सोमी ये भी बोलती है कि ह्यूमन वेपर जिन लोगों को अब तक मार चुका है ना उनके नाम भी इसी फाइल में मौजूद है, लेकिन एक नाम अभी भी रहस्य बना हुआ है। बोल तो अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, इस छुपे हुए सच को दुनिया के सामने लेकर आना और असली गुनहगार को बेनकाब करना।
सोमी बोलती है कि जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देगी और वो फाइल भी जूडा को दे देगी ताकि वो इसे अपनी लाइव स्ट्रीम में दिखा सके। लेकिन तब तक उसे शांत रहकर सोमी का साथ देना होगा और इसके बदले सोमी उसे पूरे 2 मिलियन देने का ऑफर भी करती है। 2 मिलियन सुनते ही जूडा तैयार हो जाता है, लेकिन काहो तो इस बात से साफ इनकार ही कर देती है। वो सोमी से कहती है कि अगर वो व्हाइट सेंट्रल की गुनाहगारों से बदला लेना चाहती है तो उनका सच दुनिया के सामने लेकर आए और उन्हें लॉ के हवाले कर दे। मर्डर करके वैसे भी किसी को इंसाफ नहीं मिलता और अगर सोमी ने अब तक किसी और की जान ली है तो काहो उसकी सच्चाई सबको बता देगी। वो ये सब भी कहती है। वेल तो अब साफ हो जाता है कि काहो सोमी के रास्ते से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। नेक्स्ट सीन में किम को दिखाया जाता है जो कि अब तक कोई सारे मर्डर की सारी कड़ियां जोड़ रहा होता है। उसे समझ में आ जाता है कि ह्यूमन वेपन हर बार अपने अगले टारगेट का कोई ना कोई संकेत छोड़कर जाता है। वेल तो इस बार उसे क्राइम सीन पर एक पुलिस पैच भी मिल जाता है। इसका साफ मतलब था कि ह्यूमन वेपन का अगला शिकार कोई पुलिस ऑफिसर होने वाला है। वेल तो वही दूसरी तरफ आदम की मौत वाली जगह से उसका फोन भी मिलता है, लेकिन उसमें मौजूद एक अहम वीडियो पहले से ही डिलीट हो चुकी थी जहां यासुदा को शक होता है कि ये काम सोमी नहीं किया होगा, जबकि किम को इस बात पर भरोसा नहीं होता है। वो फिर भी सोमी से पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है। जब किम वीडियो डिलीट करने की वजह पूछता है तो सोमी बोल देती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि तुम्हारे ही डिपार्टमेंट में कोई ना कोई गद्दार है जो सब कुछ कर रहा है। लेकिन किम इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है कि आखिरकार सोमी उसे पूरी फाइल ही दिखा देती है जिसमें कि अब तक के मरे हुए सभी लोगों के नाम होते हैं। लेकिन अगला नाम देखकर ना किम के होश ही उड़ जाते हैं। नेक्स्ट टारगेट कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के अंकल होते हैं, वही अंकल जिन्होंने सबसे पहले ये केस किम को सौंपा था। उसके बाद कहानी फिर जूडा और काहो की तरफ लौटती है। जूडा अब भी इस बात से नाराज है कि काहो ने 2 मिलियन का ऑफर कैसे ठुकरा दिया। उसे सिर्फ पैसा दिखाई देता है, जबकि काहो के लिए ना सच और इंसाफ ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसी रात जूडा चुपके से ह्यूमन वेपर के ठिकाने पर पहुंचता है और उसे अपनी एक विश मांगता है। वेल तो उसने विश में क्या मांगा ये तो खैर हमें वीडियो में आगे पता लग ही जाएगा। वेल तो उसके बाद किम सोमी को अपने अंकल के घर लेकर जाता है। जैसे ही उसके सामने फाइल रखी जाती है ना, उसके चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं। जहाँ वो बोलता है कि व्हाइट सेंटर में जिन मजदूरों की मौत हुई थी ना, उन्हें गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में मरा हुआ नहीं बल्कि मिसिंग दिखाया गया है। सोमी गुस्से में पूछती है कि क्या उन मासूम लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं दी। फिर अंकल जवाब देते हैं कि उन्होंने सिर्फ ऑर्डर फॉलो किए थे, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। वेल तो तभी सोमी रैन का जिक्र करती है और ये बताती है कि मेट्रोर वाली जगह पर भेजा गया वही लड़का आज ह्यूमन वेपर बन चुका है, जो कि अब सबका बदला ले रहा है और जल्दी वो अपना बदला लेने यहाँ पर जरूर आएगा। जैसे ही सोमी उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछती है ना, तो किम के अंकल कुछ बताने से साफ इनकार कर देते हैं। मजबूर होकर किम और सोमी वहाँ से लौट आते हैं। यहाँ पर जूडा अपनी वैन में बैठकर ह्यूमन वेपर का रिकॉर्डेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देता है और कुछ ही मिनटों में वीडियो पूरे इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। लाखों में व्यूज आने लग जाते हैं। उस वीडियो में ह्यूमन वेपर किम के अंकल को खुली वार्निंग देता है, बोलता है कि अगर वो मीडिया के सामने जाकर व्हाइट सेंटर की पूरी सच्चाई कबूल नहीं करेंगे और उससे जुड़े सभी गुनहगारों का पर्दाफाश नहीं करेंगे तो वो उन्हें मार देगा, लेकिन अगर उन्होंने सच कबूल कर लिया तो उन्हें छोड़ देगा। दरअसल दोस्तों ये पूरा वीडियो ह्यूमन वेपर के कहने पर जूडा ने ही रिकॉर्ड किया था और उसके बाद कहानी यासुदा की तरफ बढ़ती है। वो पैसों से भरा एक बैग लेकर पीटर के पास में पहुंचता है और उस हादसे में पीटर के पिता की मौत हो चुकी थी, लेकिन पीटर किसी तरह से बच गया था। यासुदा से कहता है कि अगर तुम अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते हो ना, तो पहले ये वीडियो देखो। जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया ना, वही तुम्हें ह्यूमन वेपर तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट सीन में किम के पास ना उसके अंकल की कॉल आते हैं। वो बताते हैं कि अब समय आ गया है कि वो मीडिया के सामने अपनी सारी गलतियां कबूल कर लें। साथ ही बोलते हैं कि किम के फादर उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी मौत के पीछे कहीं ना कहीं उसके अंकल की भी गलती थी और वो बस अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते थे। इतना बोलकर जैसे ही घर से निकलते हैं ना, यासुदा यहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता है कि अगर वो सच स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ चलेगा। यासुदा कार की चाबी लेकर आता है और अपने साथ में उन्हें लेकर निकल जाता है। यहाँ पे सोमी भी स्टेडियम पहुंचती है, जहाँ उसे जूडा के चैनल पर अपलोड हुए ह्यूमन वेपन वाले वीडियो के बारे में मालूम चलता है, जिसे देखते ही वो समझ आती है कि इस सब के पीछे जूडा का ही हाथ है। फटाक से
उसे कहो को फोन कर दिया, लेकिन इस बार ना वो कॉल रिसीव ही नहीं होता। दूसरी तरफ यासुदा जनरल को मीडिया हाउस ले जाने की वजह एक सुनसान जगह पर लाकर कार रोक देता है और बिना किसी चेतावनी के उसे गोली मारकर उसका मर्डर कर देता है। बाद में पुलिस और मीडिया को बताया जाता है कि जनरल ने आत्महत्या कर ली है। किम पहुंचता है तो सब कुछ सुसाइड जैसा ही दिख रहा था। उसके हाथ में बंदूक भी होती है, लेकिन सच्चाई ना इससे ज्यादा कहीं डरावनी थी दोस्तों। रात के टाइम पर कहो अपने घर में सो रही होती है कि तभी उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। बाहर जाकर देखते ही उसकी तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ गुंडे उसके घर में घुस चुके थे। ये पीटर और उसके आदमी थे दोस्तों। जुदा के चैनल पर ह्यूमन वेपर का वीडियो देखने के बाद ना वो सीधे कहो और जुदा को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। सीन शूट होता है 27 साल पहले दिखाया जाता है। रैन और उसके साथ में 6 लोगों को उस जगह पर भेजा जाता है जहां पर उल्का पिंड गिरा था, और उन्हें ये भी ऑर्डर दिया जाता है कि बॉम्ब और तार वहां तक पहुंचाकर जोड़ दो, और बदले में ना उन्हें 4 गुना पैसे मिलने वाले थे। पैसों के लालच में कोई पीछे नहीं हटता है, लेकिन जैसे जैसे वो उल्का पिंड के करीब पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक एक करके सभी लोग काफी बुरी तरह से झुलस कर मरने लग जाते हैं। जहाँ पर रैन को भी समझ में आ जाता है कि उनसे पहले बहुत सारे मजदूरों को यहाँ पर भेजा गया था और कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटा। जहाँ पर फिर लास्ट में सिर्फ रैन किसी तरह से बम को उल्का पिंड के नीचे लाकर तार जोड़ पाता है, और काम पूरा होते ही उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जलने लग जाता है। लेकिन फिर भी किसी तरह बाहर निकल कर मोरी से अपनी जान बचाने की भीख मांगता है, लेकिन मोरी उसे बचाने के बजाय धक्का देकर दूर फेंक देता है। रैन सबके सामने बहुत बुरी तरह से तड़प रहा होता है कि तभी प्रोफेसर बम का बटन दबा देता है। जोरदार धमाका होता है और पहले ही पल में रैन धुएं में बदलकर सबकी आंखों के सामने ही गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रिजन में दिखाया जाता है। अब सबको ना पता चल चुका था कि ह्यूमन वेपर का अगला निशाना किम के अंकल थे। दूसरी तरफ सौमी भी लगातार कहू को कॉल कर रही होती है, लेकिन कॉल रिसीव ना होने पर वो उसे मैसेज भेजते हैं। और यहाँ पर उसे पता नहीं होता है कि कहू का फोन ना पीटर के हाथ में था, क्योंकि वो उसे पहले ही अगवा जो कर चुका था। मिलता है यहाँ पर किम से भी उसके अंकल की मौत को लेकर पूछताछ हो रही होती है। यासुदा सवाल करता है कि किम गुस्से में उसी के ऊपर आरोप लगाने लग जाता है कि उसके अंकल की हत्या तो उसी ने की है। जहाँ पर तभी नोवा और कैप्टन पहुंच जाते हैं। नोवा बताती है कि घटना स्थल पर ना कोई कैमरा नहीं था और सबूतों की कमी की रीजन की वजह से केस को सुसाइड मानकर बंद कर दिया जाता है। ये सुनकर तो किम और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन जाते टाइम नोवा की नजर यासुदा के कोट पर लगे खून के निशान पर पड़ जाती है। उसके मन में भी यासुदा को लेकर शक पैदा हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ना जुडा घर पहुंचता है और उसे मालूम चलता है कि कहू का तो किडनैप हो चुका है और वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर उसके सिर पर हमला कर देता है। फिर उसके बाद पीटर और उसके आदमी जुडा को बहुत बुरी तरह से यातनाएं देते हैं ताकि वो ह्यूमन वेपर का सच बता दे। लेकिन जब जुडा चुप रहता है ना तो पीटर कहू को जान से मारने की धमकी देने लग जाता है। मजबूर होकर जुडा को सब कुछ बताना पड़ जाता है। वो बोलता है कि ह्यूमन वेपर को एक खास तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पीटर को तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। वो बोलता है कि अगर सच बोल रहे हो तो ये करके दिखाओ। जहाँ इसी बीच सोमी किम की आंटी से मिलने के लिए पहुंच आती है। वो उन्हें पूरी फाइल दिखाकर बता रही होती है कि उनके हस्बैंड ना एक मोफो नाम के मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों के बारे में सच बताने वाले थे और इसलिए उनका मर्डर कर दिया गया है। कि तब किम की आंटी एक पुरानी तस्वीर दिखाती है और बताती है कि कॉलेज के टाइम पर उनके हस्बैंड और दोस्तों का ना एक बैंड था जिसका नाम भी मोफो था। सोमी फिर उस फोटो में मौजूद काई के बारे में पूछते हैं। तभी उसे मालूम चलता है कि काई ही वही इंसान है दोस्तों जिसे आज पूरा शहर गवर्नर शिमूरा के नाम से जानता है। यानी इतने सालों से चल रही पूरी साजिश उसी के इशारों पर चल रही थी। सच्चाई का पता चलते ही ना सोमी एक नंबर डायल करती है और उधर ह्यूमन वेपर के ठिकाने पर रखा टेलीफोन बजने लग जाता है। मशीन से गवर्नर की तस्वीर निकलती है और वही पुराना संगीत बजते ही ह्यूमन वेपर फिर इंसानी रूप में लौट आता है, लेकिन तभी पीटर वहां पहुंचकर संगीत को बंद कर देता है। म्यूजिक बंद होते ही कुछ देर बाद गवर्नर भी वहां पर पहुंच आता है। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि ह्यूमन वेपर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और जुडा उसके कहने पर फिर से म्यूजिक को चला देता है। जैसे ही ह्यूमन वेपर जागता है ना तो गवर्नर उसे जुडा और कहू को मारने का ऑर्डर देने लगता है। दोनों भाई बहन किसी तरह से जैसे तैसे करके वहां से भागकर कार
कार में बैठते हैं, लेकिन ह्यूमन वेपर उनका पीछा करता रहता है। जूडा समझ आता है कि बचना लगभग नामुमकिन है और वो अपने ऊपर पेट्रोल ही डाल लेता है और बहन को पानी में धक्का देकर उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पल की ह्यूमन वेपर उसके ऊपर हमला करता है। जूडा आखिरी कोशिश में लाइटर जलाता है और उसे लग रहा होता है कि आग में ह्यूमन वेपर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जूडा तो मारा जाता है और कहो किसी तरह से जिंदा बच निकलती है वहां से। ह्यूमन वेपर को तो कुछ भी नहीं होता। इसके बाद में गवर्नर शहर के टीवी चैनलों पर ऐलान करवाता है कि ह्यूमन वेपर को कंट्रोल करने वाली कोई और नहीं बल्कि सोमी ही है, और वो दावा करता है कि अब तक जितनी भी मौतें हुई है ना, वो सब की सब सोमी के कहने पर ही हुई है। जिसके बाद फिर एक अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है और इसलिए ना वो खुद किम के सामने जाकर सरेंडर करने लगती है, लेकिन किम उसे अरेस्ट नहीं करता। वो सोमी को अपने साथ में ले जाता है और दोनों एक रात होटल में रुकते हैं। वहाँ पर किम उसके अतीत की पूरी सच्चाई जानना चाहता था। सोमी फिर बताती है कि उसके फादर नहीं थे और उसकी माँ बहुत ज्यादा मजबूर थी। पैसों की तंगी के कारण ना उसे व्हाइट सेंटर में छोड़ दिया गया था, लेकिन जैसे तैसे करके ना किस्मत से वहाँ से निकल गई थी और उसकी मुलाकात रैन से हुई थी। रैन ने उसे हमेशा एक फैमिली की तरह ही अपनाया था। धीरे धीरे सोमी की जिंदगी नॉर्मल होने लग गई थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही थी और एक दिन मोरी सोमी की माँ को लेकर होटल पहुंच जाता है। वो जबरदस्ती सोमी को वापस ले जाना चाहते थे। रैन उसका विरोध भी करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। फिर ये मामला सीधा पुलिस तक जाता है और उस टाइम पर केस संभालने वाले अधिकारी किम के फादर ही थे दोस्तों, और वो सोमी से पूछते हैं कि आखिरकार वो किसके साथ रहना चाहती है। सोमी तो यहाँ पर बिना झिझक के रैन के साथ रहने का फैसला करती है और कानून उसके फैसले का सम्मान भी करता है। उसे रैन को सौंप दिया जाता है। बाद में उसे मालूम चलता है कि रैन ना खदान में काम करने के लिए गया हुआ है और यही वो दिन था दोस्तों जब उसे उल्का पिंड वाली जगह पर भेजा गया था। सोमी अपनी आंखों के सामने रैन को तड़पते हुए मरते हुए देखती है और उसी दिन उसे हमेशा के लिए वो खो देती है। यहाँ किम पूछता है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि रैन ही ह्यूमन वेपर बन चुका है। सोमी बताती है कि रिपोर्टिंग के दौरान ना वो एक पुराने खंडर तक पहुंच गई थी, लेकिन असल में वो वही पुराना होटल था जहाँ पर उसने रैन के साथ में अपनी सबसे खूबसूरत यादें बिताई थी, और वही उसने पहली बार रैन को धुएं के रूप में देखा था और उसे गुप्त बंकर में जाते हुए भी देख लिया था। कि तभी उसे यकीन हो गया था कि रैन किसी मिस्टीरियस रूप में अभी भी जिंदा है। फिर तो उसके बाद ना उसने पूरी जगह खरीद ली थी ताकि समय समय पर वो रैन से मिल सके। यहाँ उसे मोरी के बारे में भी कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। उसे मालूम होता है कि रैन की बर्बादी के पीछे मोरी सबसे बड़ा जिम्मेदार था, और एक दिन वो रैन के पास में बैठती है, उसका फेवरेट सॉन्ग चलाती है और उससे मोरी के बारे में सब कुछ बता रही होती है। साथ ही से पूछती है कि अब उसके साथ आखिर क्या किया जाए। कि तभी रैन इंसानी रूप में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर साफ लगता है कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि भाई कोई तो इनविजिबल पावर है जो कि उसे कंट्रोल कर रही हो। यही देखकर सोमी फैसला करते हैं कि बदला लेने से बेहतर है कि गुनहगारों की सच्चाई दुनिया के सामने लाई जाए, और अगर वो अपने अपराध स्वीकार कर लें तो शायद किसी और की जान लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसी वजह से ना सोमी मोरी के पास में जाती है ताकि उसे सच उगलवा सके, लेकिन मोरी कोई गुनाह स्वीकार ही नहीं करता। जहाँ पर फिर एट लास्ट पहली बार ना सोमी रैन से अपनी इच्छा मांगती है और वो ऑर्डर देती है कि मोरी से हर हाल में सच निकलवाया जाए। रैन मोरी से पूछताछ करता है और आखिरकार वो टूट ही जाता है और उन सभी लोगों के नाम बता देता है जिन्होंने व्हाइट सेंटर के मजदूरों के ऊपर जुल्म किए थे। पहला नाम प्रोफेसर का होता है, फिर एडम का जो कि जीरो गैंग चला रहा था। इसके बाद किम के अंकल का नाम आता है, लेकिन उसके आगे ना वो कुछ बताता ही नहीं है, क्योंकि उसका कहना था कि वो भी सिर्फ ऊपर से मिले ऑर्डर्स का ही पालन कर रहा था। सच सामने आने के बाद रैन मोरी को मार देता है। यहीं से फिर सोमी के खूनी मिशन की शुरुआत होती है। सबसे पहले प्रोफेसर मारा जाता है और फिर एडम उसका अगला शिकार बनता है। जहाँ पर फिर इसी दौरान किम को ये भी पता चलता है कि पुलिस होटल की तरफ बढ़ रही है, और दरअसल होटल की बुजुर्ग मालकिन ने ना पुलिस को ऑलरेडी खबर दे दी थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही किम और सोमी फटाफट से कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में फिर कहो का कॉल आता है जो कि घबरा कर बताती है कि गवर्नर अब ह्यूमन वेपर को कंट्रोल कर रहा है। उसने ह्यूमन वेपर को
कहो के साथ साथ उसके भाई को मारने का भी ऑर्डर दिया था। उसका भाई मारा जा चुका है और अब ह्यूमन वेपर शायद उसे भी मारने वाला है। फटाक से सोमी बोलते हैं कि ना उन्हें जल्दी मिलना होगा और वो कहो को एक लोकेशन भी भेज देती है। कहो सबसे पहले वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसके सामने ह्यूमन वेपन पहुंच जाता है। वो डर कर छुप तो जाती है, उसे लग रहा होता है कि भाई मौत तो पक्की है, लेकिन ह्यूमन वेपन बिना उसे नुकसान पहुंचाए आगे निकल जाता है। ये बात कहो को काफी अजीब भी लग रही होती है कि आखिर वो जा कहाँ रहा है, कौन है जो फिलहाल उसे अभी कंट्रोल कर रहा है। जवाब जानने के लिए ना वो चुपचाप उसका पीछा करने लग जाती है। कुछ देर बाद सोमी और किम भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उनकी नजर कहो पर पड़ती है जो कि ह्यूमन वेपर का पीछा कर रही थी कि सोमी भी आकर फटाफट से उसके पीछे चलने लग जाती। कार से उतर कर कहो देखती है कि ह्यूमन वेपर एक दुकान में जाता है, जोरदार धमाका हो जाता है और इस घटना को समझने के लिए कहानी थोड़ी सी पीछे जाती है। दोस्तों उस समय ना चुनाव का माहौल था और गवर्नर की लोकप्रियता लगातार ही बढ़ती जा रही थी, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था। लेकिन ह्यूमन वेपर के हमलों के बाद लोग फिर से उसका समर्थन करने लग गए थे। जिस दुकान में धमाका हुआ था ना वो भी गवर्नर की ही थी और वहाँ उसके समर्थक अगली रैली की तैयारी कर रहे थे और गवर्नर खुद उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचा हुआ था कि तभी ह्यूमन वेपर अंदर आता है, धमाका करता है और तुरंत वहां से निकल जाता है, जिसमें कि गवर्नर भी थोड़ा सा घायल हो जाता है। लेकिन सवाल ये था कि ह्यूमन वेपर उसी इंसान पर हमला क्यों करेगा जिसके ऑर्डर पर वो चल रहा है और उसका ऑर्डर मान रहा है। जहाँ पर फिर कहो बताती है कि उसके भाई ने ना ह्यूमन वेपर के ठिकाने पर एक छिपा कैमरा लगाया था और अगर उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो सच्चाई सामने आ सकती है कि आगे ये सब कुछ चल गया रहा है। तीनों फिर तुरंत ही उस खंडर में पहुंच जाते हैं। रिकॉर्डिंग देखने पर पता लगता है कि गवर्नर ने खुद अपने ऊपर हमला करवाया था। वो कह रहा था कि कुछ लोग मरने चाहिए और उसे सिर्फ हल्की सी चोट ही लगनी चाहिए ताकि उसे लोगों की सहानुभूति मिल सके। सोमी समझ आते कि गवर्नर चुनाव जीतने के लिए सारा का सारा खेल रच रहा है जिससे कि वो इलेक्शन जीत सके। कि तभी पीटर अपने आदमी के साथ में वहां पर पहुंच जाता है। किम जानबूझकर उसे भिड़ जाता है ताकि सोमी और कहो वहां से निकल सके। कैमरे का मेमोरी कार्ड भी सोमी पहले ही अपने साथ में ले जा चुकी होती है। उधर गवर्नर को हमले का राजनीतिक फायदा मिलता है। दूसरी तरफ पीटर और उसके आदमी किम को पकड़कर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, उसे मार पीट रहे होते हैं, मेमोरी कार्ड के बारे में पूछते हैं। जब किम कुछ नहीं बताता ना तो गवर्नर यहाँ पर खुद पहुंच जाता है, साथ ही उसे मारने की धमकी देता है। जहाँ किम बोलता है कि मेमोरी कार्ड सोमी के पास है और जल्दी ही पूरी दुनिया में गवर्नर की सच्चाई फैलने वाली है। फटाफट से म्यूजिक चलाकर गवर्नर ह्यूमन वेपर को एक्टिव कर देता है और सोमी को मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि अरे भाई ये तो सोमी का पहले से बनाया हुआ प्लान था। वो जानती थी कि ह्यूमन वेपर को कैसे रोका जा सकता है, इसलिए ना उसने किम से कहा था कि वो दुश्मनों को उलझाए रखे ताकि उसे सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का टाइम मिल सके। यहाँ पर कहो मेमोरी कार्ड लेकर गवर्नर के विरोध वाले मीडिया हाउस में पहुंच जाती है। वहाँ पूरा वीडियो दिखाया जाता है। सोमी भी अपने साथी को वीडियो भेजकर उसे तुरंत लाइव स्ट्रीम करने के लिए बोल देती है। दूसरी तरफ किम जैसे तैसे करके रस्सियां काट के आजाद हो जाता है और अकेले ही पीटर और उसकी आदमी उसे भिड़ जाता है। जबरदस्त लड़ाई के बाद ना पीटर को भी मार गिराता है और फिर वो सोमी को कॉल करता है। सोमी बता रही होती है कि ह्यूमन वेपर उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो उसे मीडिया हाउस के बेसमेंट की तरफ लेकर जा रही है ताकि वहीं उसे रोका जा सके। साथ ही वो फटाफट से किम को गवर्नर को गिरफ्तार करने के लिए भी बोल देती है और उधर गवर्नर की रैली में बड़ी स्क्रीन पर उसकी असली वीडियो चल जाती है। सच सामने आ जाता है। भीड़ उसका साथ छोड़ देती है। सब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे सच जाने के बाद और अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका था। किम अपनी टीम के साथ गवर्नर को पकड़ने के लिए पहुंच जाता है कि तभी यासुदा मौका देखकर किम पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन नोवा बीच में आकर उसे रोक देता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। यासुदा स्टील वायर निकाल कर नोवा का गला दबाने की कोशिश करता है और बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद ना लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और नोवा उसे जोर से लिफ्ट के अंदर धक्का दे देती है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर चल पड़ती है और वायर में फंसा हुआ यासुदा बच नहीं पाता, उसकी वहीं दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। यहाँ पर किम ऊपर पहुंचता है जहाँ गवर्नर उसके सामने खड़ा हुआ होता है। उसके हाथ में बंदूक होती है, लेकिन वो किम को मारना नहीं चाहता था। उसका इरादा आत्महत्या का था। धीरे धीरे पीछे गिरने लगता है, लेकिन किम उसका हाथ पकड़ लेता है। गवर्नर अब जीना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने जो आ चुकी थी और उसने सब कुछ खो दिया था। वो अब जेल की हवा खाने की वजह सुसाइड करना चाहता था कि तभी किम की टीम में वहां पर पहुंच जाती। गवर्नर के ऊपर खींचकर सुरक्षित कर लेती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ ह्यूमन वेपर
सोमी का पीछा कर रहा होता है। सोमी भागकर मीडिया हाउस के बेसमेंट में पहुंच जाती है। यहाँ पर एक बड़ा सा सामने आता है दोस्तों कि उसने किम से झूठ कहा था कि ह्यूमन वेपर को रोकने का कोई तरीका नहीं था, जबकि असल में वो उसे बेसमेंट में खास लॉक में हमेशा के लिए कैद करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही ह्यूमन वेपर अंदर आता है ना, वो सोमी पर ही हमला कर देता है। किम वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोमी खुद को उसी लॉकर में बंद कर चुकी होती है। हमले के दौरान ह्यूमन वेपर के सामने उसकी पुरानी यादें ताज़ा होने लग जाती है। लेकिन एक बात तो अजीब होती है कि उसने सोमी के साथ वैसा बिहेव नहीं किया था जैसा कि बाकी शिकारों के साथ उसने किया था। यानी कि सबको जैसे मारा था उसने सोमी के साथ वैसा कुछ नहीं किया। वहाँ सिर्फ सोमी के फटे हुए कपड़े मिलते हैं। इसलिए सवाल ये रह जाता है कि क्या ह्यूमन वेपर ने सोमी को सच में मार दिया होगा या उसे बचा लिया। सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद दिखाया जाता है। किसी को पता नहीं चलता है कि सोमी और ह्यूमन वेपर आखिर कहाँ गायब हो गए और आज भी लोग ना उनके रहस्य की चर्चा करते हैं। यहाँ पर किम हर महीने सोमी की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जाता है। घर लौटकर वो अक्सर वही पुराना म्यूजिक सुनता है जिसे सुनते ही ह्यूमन वेपर इंसानी रूप में बदल जाया करता था। और फिर एक दिन ना किम वही म्यूजिक सुन रहा होता है कि तभी अचानक पूरे कमरे में घना धुआं फैलने लग जाता है। धुआं धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर इंसानी परछाई का रूप ले लेता है। कुछ टाइम बाद ही किम भी उस रहस्यमय मौजूदगी को महसूस करता है। लेकिन वो कौन था, सोमी कहाँ गई और क्या ह्यूमन वेपर अब जिंदा भी है या नहीं, सबका जवाब हमें मिलेगा सीजन 2 में। और अगर आप चाहते हो कि जैसे ही वो रिलीज हो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट सीजन लिखकर जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो।